क्या आपके एनजीओ को अभी तक कोई फंड नहीं मिला है, या कोई भी सीएसआर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज या कोई भी फंडिंग एजेंसी आपसे फाइलें मांगती है, स्टैट्यूटरी और गवर्नेंस, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि ये स्टैट्यूटरी फाइल क्या है और गवर्नेंस फाइल क्या है। और आप हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये फाइलें होती क्या है। तो इस वीडियो में मैं संगीता पाठक आपको बताने वाली हूँ कि गवर्नेंस फाइल और स्टैट्यूटरी फाइल क्या होती है और इनका रखरखाव कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता पाठक, एनजीओ जानकारी से आपकी एनजीओ कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसको बोलते हैं कि फाइलों का रखरखाव कैसे किया जाता है। मेरे पास अक्सर कई लोगों के फोन आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि मैडम फाइलें कैसे बनाएं। तो इन्हीं चीजों के समाधान के लिए मैं आपसे आपके लिए ये वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इंदौर मध्य प्रदेश में निवास करती हूँ, क्योंकि अक्सर सब लोगों का मेरे पास सवाल आता है, कॉल आता है, और वो मुझसे पूछते हैं मैडम आप कहाँ से हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इंदौर मध्य प्रदेश में निवास करती हूँ और यहीं से अपनी कंसल्टेंसी देती हूँ। आप लोगों को कोई ऑनलाइन सुविधा चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं स्टैट्यूटरी फाइल की। देखिए, फाइलें दो तरीके की होती हैं, पहली स्टैट्यूटरी और दूसरी गवर्नेंस। अब स्टैट्यूटरी क्या होता है? स्टैट्यूटरी फाइल मतलब होता है कानूनी फाइलें, जो भी कानूनी दस्तावेज, जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हम इस फाइल के अंतर्गत रखते हैं। अब लीगल का मतलब, कानून का मतलब यही नहीं होता कि जो कानून से नोटिस आया है वो हमारे कानूनी दस्तावेज नहीं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो भी हमारे जो है वो कानूनी दस्तावेज के तहत आते हैं। तो पहला और इम्पोर्टेंट दस्तावेज जो सभी को पता है, आपके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन। कोई एनजीओ है, कोई ट्रस्ट है, कोई सेक्शन 8 कंपनी है, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस फाइल में होना चाहिए। तो ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑथेंटिकेशन है। वो बताता है कि आप एक रजिस्टर्ड बॉडी हो। और यदि वही आपकी फाइल में नहीं होगा तो आपका जो है वो फंडिंग स्टार्टिंग में ही हटा दी जाएगी, क्योंकि आप पता ही नहीं रहेगा कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो पहला डॉक्यूमेंट है हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारी ट्रस्ट डीड, नियमावली, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बायलॉज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको ट्रस्ट डीड भी बोला जाता है, बायलॉज बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है, हिंदी में इसको नियमावली बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में ये दिया जाता है कि आपके नियम क्या है, किन उद्देश्यों के तहत आपने संस्थाएं रजिस्टर की है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके उद्देश्य में लिखा है कि भाई हम जो है वो एजुकेशन के सेक्टर में काम करेंगे, और आपने एजुकेशन के 3 4 5 ऑब्जेक्टिव्स ले लिए। हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, हम प्रौढ़ शिक्षा करेंगे, हम स्कूल चलाएंगे, XYZ, बट रिलेटेड टू एजुकेशन ओनली। और आपने प्रपोजल के लिए अप्लाई कर दिया पर्यावरण संबंधित। अब वो उद्देश्य आपकी संस्था, आपके बायलॉज में नहीं है, तो आपका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रपोजल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने नियमावली में देखिए कि वो उद्देश्य वहां पर है या नहीं है, अन्यथा आपका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन नियमावली। तीसरा है पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, हमारे एनजीओ का पैन कार्ड होता है। सिंपल भाषा में हमारा पैन कार्ड बताता है कि हमारी वित्तीय पहचान जो है वो तो है ही, साथ ही साथ हमारा स्टैंडर्ड स्टेटस क्या है, वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये भी बताता है। सिर्फ पैन नंबर डाल के वो पता कर लेते हैं कि आपने किया है, किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली रन हो रही है या नहीं हो रही है। अब वो कैसे पता चलता है ये मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो के एंड में। इसके बाद और एक और इम्पोर्टेंट चीज, बिना पैन कार्ड के आपका बैंक अकाउंट हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका पैन कार्ड बहुत जरूरी है। इससे से रिलेटेड चौथा जो है वो हमारी बैंक डिटेल्स। हमारा आइधर आप बैंक पासबुक की एक जेरॉक्स कॉपी रख सकते हो, या कैंसिल चेक की कॉपी आप बैंक डिटेल्स के रूप में आप उसमें रख सकते हो।
अगला जो है वो होता है 12A रजिस्ट्रेशन। 12A रजिस्ट्रेशन से संस्था को जो भी ग्रांट आती है वो टैक्स फ्री होती है, और ये एनजीओ के लिए बहुत, ये जो फंडिंग एजेंसीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो ये देखते हैं कि आपके पास जो है वो 12A रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। खासकर सीएसआर जो फंडिंग्स मिलती हैं उसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी देखा जाता है, और डोनर्स इसको चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। फिर बताऊंगी, क्योंकि 12A रजिस्ट्रेशन से संस्था की आय टैक्स फ्री हो जाती है, इसलिए। तो अगर एनजीओ को ये टेंशन है कि अरे हमारे पास इतनी फंडिंग आ रही है लेकिन हमको तो इतना टैक्स लग रहा है, इतना टैक्स लग जाएगा, इससे हम कैसे छूट लें, तो आप अपना 12A रजिस्ट्रेशन करवाएं संस्था का, जिससे कि उससे आने वाली आय है जो टैक्स फ्री हो जाएगी। अगला हमारा रजिस्ट्रेशन है एटीजी। एटीजी रजिस्ट्रेशन किसी भी फंडिंग एजेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी फंड आपको बिना एटीजी के मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एटीजी जो है वो डोनर को टैक्स में रिबेट देता है, छूट देता है। तो जब भी कोई फंडिंग एजेंसी आपको कहीं से भी किसी भी तरह का डोनेशन देती है, या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आपको डोनेशन देना चाहता है और आपके पास एटीजी नहीं है, तो वो आपको किसी भी तरह का डोनेशन नहीं देंगे, और आपका जो प्रपोजल है वो सिरे से रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपकी फाइल कंप्लीशन का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एटीजी रजिस्ट्रेशन। इसके बाद अगला रजिस्ट्रेशन है हमारा CSR 1। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब हम CSR फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं। यदि आप गवर्नमेंट फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने CSR रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी कॉर्पोरेट कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं या CSR फंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बिना CSR 1 रजिस्ट्रेशन के आपको CSR फंड मिल ही नहीं सकता। इसके लिए आपका CSR रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी फाइल में भी होना जरूरी है। यदि आपके पास है और आपने फाइल में नहीं लगाया तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि अगले के पास इतना टाइम नहीं कि वो क्वेरी करेगा आपने ये नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, ये नहीं लगाया। ठीक है, आप सारी चीजें उसमें लगाए। फिर CSR रजिस्ट्रेशन के बाद अगला रजिस्ट्रेशन है FCRA रजिस्ट्रेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, उन एनजीओ के लिए जिनको फॉरेन फंडिंग्स लेनी है। इस फॉरेन करेंसी रेगुलेटिंग एक्ट, ये FCRA रजिस्ट्रेशन होता है, ये खासकर उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जिनको फॉरेन फंड चाहिए। तो यदि आप किसी फॉरेन फंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास FCRA रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यदि नहीं कर रहे हैं तो FCRA, यदि लोकल लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो FCRA की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ भविष्य में मुझे फॉरेन फंडिंग लेनी है, तो आपको अभी से FCRA सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि आते आते 1 डेढ़ साल का समय लग जाता है, काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती है, प्रोसेस बहुत लेंदी होती है। ठीक है ना? तो अगर आपको चाहिए कि हाँ आने वाले समय में 1 आध साल में आपके पास कोई फॉरेन फंड आने वाला है, तो आप आज ही FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिए। इसके बाद अगला जो आता है वो होता है हमारी धारा 27-28 की, जो ओसी होती है ना। जब हम धारा 27-28 फर्म्स एंड सोसाइटी के ऑफिस में जमा करते हैं, तो वो हमको हमारी जो रिसिप्ट होती है या ऑफिस कॉपी होती है उसके ऊपर सील लगा के देते हैं, और ये ऑथेंटिकेशन होता है कि आपकी जो लीगल कंप्लायंसेस कंप्लीट की जा रही है और धारा 27-28 आप पूरे तरीके से उसमें जमा कर रहे हो। तो वो ओसी जो है वो प्रतिवर्ष की आपकी इसमें फाइल में होना चाहिए, जब से आपका एनजीओ रजिस्टर हुआ है। तो आप चेक कीजिए कि आपके पास है या नहीं है। यदि नहीं है तो अभी के अभी आपकी धारा 27-28 आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये लीगल कंप्लायंसेस डॉक्यूमेंट होता है और इसके बिना आपकी फंडिंग रिजेक्ट हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। ध्यान रखिए, आपकी पिछले 3 साल की रिपोर्ट आपकी स्टैट्यूटरी फाइल में होनी चाहिए। आपको 13 साल की रिपोर्ट है, आपका 20 साल पुराना एनजीओ है, तो आपको उसमें रखने की जरूरत नहीं, आप उसके लिए अलग से बना लीजिए। या आप स्टैट्यूटरी फाइल में रखिए, लेकिन जब आप फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर लास्ट 3 ईयर का ही देना है, पूरी पूरी आपको ऑडिट रिपोर्ट नहीं देनी है। जितनी जानकारी मांगी जाए उतनी ही दीजिए। अतिरिक्त जानकारी देना आपकी संस्था को खतरे में डाल सकता है। तो आप 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट अपनी उस टाइम जरूर रखें जब आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न। अभी तक एनजीओज ऑडिट रिपोर्ट और ITR रिपोर्ट में अंतर नहीं कर पाते हैं।
जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो हमारे एनजीओ की बैलेंस शीट होती है, जिसमें हमारा सिंपल आय व्यय का ब्यौरा होता है, और हमारा जो सीए होता है उनकी स्टैंप होती है, सिग्नेचर होता है। ठीक है। और सिंपल सीए के लेटर हेड पे ये फाइल डॉक्यूमेंट निकलता है, सील साइन के साथ आपको मिल जाता है। आईटीआर होता है इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें आपकी जो बैलेंस शीट होती है, जो खर्चा होता है, उसको आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करते हो। ठीक है। किसी भी फंडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास आईटीआर आपका जमा हो। मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि पैन कार्ड नंबर डाल के कैसे पता चलता है, ऐसे ही पता चलता है। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका पैन कार्ड नंबर इनकम टैक्स पोर्टल पे जाता है। और जब कोई भी फंडिंग एजेंसी आपको चेक करना चाहती है कि आप फाइनेंशियली सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लीगल तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपका सिर्फ इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका पैन कार्ड डालते हैं और पता चल जाता है कि आप अभी तक आपने कोई आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है। तो जब आप सिस्टमैटिक तरीके से कोई फंडिंग चाहते हैं तो आपके पास आईटीआर फाइल होना जरूर ही चाहिए। ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनर्स को पता चल जाता है कि पैसे इस तरीके से मैनेज किए जाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपकी फाइल नंबर 1 स्टैट्यूटरी फाइल के हो गए हैं। ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, लिखिएगा, और फिर आपकी फाइल चेक करिएगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट आपके स्टैट्यूटरी फाइल में है या नहीं है। अब बारी आती है गवर्नेंस फाइल की। गवर्नेंस फाइल बताती है कि ये प्रबंधन फाइल, मैनेजमेंट कैसा चल रहा, प्रशासनिक काम कैसे किया जा रहा है आपके एनजीओ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपके लिए एनजीओ चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए आपकी मैनेजमेंट फाइलें, प्रबंधन फाइलें, जितनी भी मैनेजमेंट की बुक्स होती हैं, वो सब गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। तो आइए बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है आपकी मीटिंग मिनट्स बुक। आपकी साधारण सभा की बैठक और प्रबंधकारिणी की जो बैठक होती है, उनके प्रॉपर मीटिंग मिनट्स लिखे हुए होने चाहिए। अगर कोई मेंबर गया या कोई मेंबर नया आया, उसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, उन्होंने कितनी तारीख को एंट्री ली है, ये सारा उसमें होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी अगर कोई भी चीज है, आपने कोई बैठक की, कोई निर्णय लिया, तो इसके अंतर्गत होता है। याद रखिए, साधारण सभा साल भर में एक बार की जाती है। एनजीओ रजिस्ट्रेशन की डेट के 45 दिन के अंदर आपको साधारण सभा की बैठक करनी होती है, और इसी की जानकारी जो है वो हम धारा 27 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में देते हैं। दूसरी जो बैठक होती है वो प्रबंधकारिणी की बैठक होती है, जो एवरी क्वार्टर या एवरी मंथ हो सकती है, एज पर योर बाय लॉज। उसमें क्या होता है कि आपने कोई बैठक करी, अच्छा ठीक है, अगले महीने हम ये करेंगे, हम इस तरह की गतिविधियां करेंगे, यहाँ से हम फंड जुटाने की कोशिश करेंगे, या फंड इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। और भी कई तरह के, किसी को अपॉइंट करना है, कुछ भी चीज करना है, कोई भी संबंधित निर्णय लेना है एनजीओ से, तो वो प्रबंधकारिणी के तहत आते हैं। तो इनकी मीटिंग जो बुक है, जो मीटिंग मिनट्स हम लोग लिखते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उस फाइल में होना चाहिए। तो ये बताता है कि आपका एनजीओ एक्टिवली काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, मीटिंग मिनट्स बुक। इसके अलावा होता है मेंबर रजिस्ट्रेशन। एवरी ईयर जब आपके नए मेंबर्स आते हैं या नहीं आते हैं, पुराने मेंबर भी, इलेक्शन तो होता ही है, उन सारे मेंबर्स की प्रॉपर डिटेल्स विद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्यवसाय, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आपकी, और सिग्नेचर्स के साथ आपके फाइल में मेंबर्स की डिटेल्स होनी चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीएसआर कंपनीज और डोनर्स होते हैं ना, वो टीम चेक करती है कि ऑथेंटिक है या नहीं है। अब मान लीजिए आपने 2010 में एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाया था, उस टाइम तो 7 मेंबर दूसरे थे, और इस टाइम आपने डिटेल्स पकड़ा दी कि हमारे 3 मेंबर तो चेंज हो गए। तो वो 3 मेंबर चेंज हुए, वो मीटिंग मिनट्स की बुक में चेक करेंगे, और उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो मेंबर लिस्ट में चेक करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको मेंबर्स रजिस्टर एवरी ईयर का उसमें लगाना है। या आप एक काम कर सकते हैं कि प्रॉपर शीट बना के और एवरी ईयर का सील साइन करके आप रख सकते हैं फाइल में, या आप एक रजिस्टर बना लीजिए, जो हर साल के लिख लिया और साइन कर लिया, और उसका रजिस्टर आपने उसके अंदर लगा दिया, डिपेंड्स ऑन के लिए। इस तरीके से आपको करना है। फिर इसके अलावा आती हैं पॉलिसीज। हर संस्था जो बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, उसमें पॉलिसीज बनती हैं उसकी।
कि किस तरीके से हमारी एचआर पॉलिसी होगी, किस तरीके से जो है वो एम्प्लॉयज जो है वो उनका इंटरव्यूज लिया जाएगा, प्रोसेस क्या होगी, फिर इसके बाद उनको सुविधाएं किस तरीके से की दी जाएंगी, छुट्टियां कितनी होंगी, और बहुत सारी छोटी 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 चीजें जब हम नौकरी के दौरान करते हैं वो सारा हमारी एचआर पॉलिसी के तहत आता है। अगली पॉलिसी होती है हमारी फाइनेंस पॉलिसी। इसमें हमारा फाइनेंशियल, हम किस तरीके से काम करेंगे, खर्चा कैसे करेंगे, और और किस तरीके से अलग अलग तरीके से काम होगा। अच्छा, फाइनेंस पॉलिसी में दो चीज होती है, एक होती है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और दूसरी होती है ट्रेवल पॉलिसी। अब प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में कैसा होता है, जब भी फाइनेंशियल आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, सपोज आपने एक टेबल खरीदी, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने, ठीक है हाँ भैया आप टेबल भेज देना, ऐसा नहीं होता। अच्छा तुम्हारा टेबल कितने का है, उन्होंने कहा ओके 5,000 का, ठीक है भेज देना, ऐसा नहीं होता है। उसमें प्रोक्योरमेंट किया जाता है, मतलब डिफरेंट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या सेलर से कांटेक्ट किया जाता है, तीन डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट किया जाता है, फिर उनसे कोटेशन मंगवाए जाते हैं, फिर कोटेशंस कंपैरिजन किए जाते हैं कि ओके इन्होंने ये टेबल ये इतने का है, इस टेबल में ये क्वालिटीज है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि कीमत कम हो तो ही आप चूज करें। यदि आपको लगता है कि किसी टेबल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अच्छी क्वालिटी के लिए आप जो है वो के तहत आप उसको, भले ही वो महंगा है, आप उसको उसका चयन कर रहे हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये प्रोक्योरमेंट जो होता है वो प्रॉपर फाइल इसकी प्रिपेयर होती है और कोटेशंस होते हैं इसमें। तो आपने कहा कि हमने ये एक जो है वो डिमांड, या कह सकते हैं कि आपने प्रोक्योरमेंट के लिए किसी से वांट्स निकाली या भेजा, आपने रिक्वेस्ट भेजी, इसके बाद उनके कोटेशंस आए तो आपने कोटेशंस लगाया, इसके बाद आपने उसका कंपैरिजन बनाया, कंपैरिजन बनाने के बाद आपने एक कंपनी सेलेक्ट करी कि हाँ भाई हम इससे मंगवाएंगे, और इससे क्यों मंगवाएंगे, चाहे महंगा हो सस्ता हो कोई भी, उसके नीचे आप रीजन लिखेंगे कि वाई यू हैव सेलेक्टेड दैट पर्सन। और फिर इसके बाद उससे जो है वो प्रॉपर इनवॉइस आएगा, इनवॉइस आपको प्रॉपर तरीके से साइन करके रखना पड़ेगा। और उसमें भी पॉलिसी होनी चाहिए इनवॉइस में भी कि रिटर्न हो सकता है, टूटेगा फूटेगा जो भी होगा, वो सारी चीजें उसके प्रॉपर हैं या नहीं है। तो ये इस तरीके से उसमें हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी ये सारी चीजें लिखी होती कि इस तरीके से काम किया जाएगा। और जो प्रोक्योरमेंट जो फाइल बनाई है वो फाइल हमारी जो है वो इसमें लगाई जाती है। ठीक है, गवर्नेंस फाइल में। इसके अलावा एक और पॉलिसी होती है फाइनेंस में ही, वो होती है ट्रेवल पॉलिसी। किस लेवल के लोगों को किस लेवल का ट्रेवल दिया जाएगा, लोकल ट्रेवल कितना होगा, बाहर अगर ट्रेवल करेंगे तो कैसे देंगे, टीएडीए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ट्रेवल अलाउंस देंगे, ये डे अलाउंस देंगे। अगर ट्रेवल अलाउंस है तो जैसे टू व्हीलर का कितना देंगे, फोर व्हीलर का कितना देंगे, ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से होती है, और उसको प्रॉपर फॉलो करके ही पेमेंट दिया जाना चाहिए। ये एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की निशानी होती है। इसके अलावा जो होता है वो अकोमोडेशन, लाइक अगर मान लीजिए एक एग्जीक्यूटिव लेवल का पर्सन है और वो 3,000 तक की होटल में ही ठहर सकता है, लेकिन उसने 4,000 में ठहर गया है, तो अगर आपकी पॉलिसी में स्ट्रिक्टली लिखा है कि नहीं 3,000 से ऊपर हम उनको अकोमोडेशन का नहीं दे सकते हैं, तो आप 3,000 ही रिलीज करेंगे। इसके ऊपर का खर्चा उस खुद व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी गलती थी, उसने उस लेवल के होटल पे नहीं ठहरा है, और यदि उसको अच्छा लेवल चाहिए तो वो अपने आप वहन करे, संस्था सिर्फ इतना ही वहन कर सकती है। तो ये तरीका होता है, पॉलिसीज में ये सारी चीजें लिखी होती हैं। जब भी आप एक अच्छे लेवल की कंपनी में काम करते हैं ना, तो वो सारी पॉलिसीज आपसे शेयर करते हैं कि क्या तरीका होता है कि, और यही एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की निशानी होती है कि आप हर काम नियम और कानून के हिसाब से और तरीके से करें, ताकि काम करने वाले को मजा भी आए और काम करवाने वाले को भी मजा आए। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी होती है, जेंडर इक्वालिटी पॉलिसी होती है, एंटी करप्शन पॉलिसी होती है, वर्क प्लेस पे कोई स्मोकिंग नहीं कर सकता, ड्रिंक नहीं कर सकता, किसी के साथ जो है वो हैरेसमेंट नहीं हो सकता, तो हैरेसमेंट पॉलिसी भी होती है। ये सारी पॉलिसीज आपके पास होना चाहिए, है ना, ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान होती है। इसके अलावा एक होता है एसेट रजिस्टर। आपकी संस्था के पास क्या क्या एसेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, टेबल कुर्सी वगैरह है, या कोई और अलमारी है, और कोई भी, है ना। इसके अलावा बॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं, कंपनीज में होते हैं यूजली, या एनजीओज में नहीं होते हैं। तो ये वो किस लेवल पे आपके पास है,
और आपने उस जैसे सपोज लैपटॉप है, आपने एक किसी एम्प्लॉय को असाइन कर दिया, तो वापस आया नहीं आया आपको चेक करना होता है। किस तारीख को लैपटॉप आए हैं, खरीदे हैं, किस तारीख को आपने प्रिंटर खरीदा है, कि उसका जो है वो कोड क्या है, ये प्रॉपर उसमें एंट्री होती है। ठीक है, और वही एक स्लिप जो है जो यहाँ पर एंट्री होती है, वही स्लिप आपके एसेट के ऊपर भी चिपकानी होती है। आपको अगर बहुत डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यदि इस लेवल पे आप काम कर सकते हैं मैं आपको बहुत डिटेल्स में समझा दूंगी। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक एसेट रजिस्टर आपके पॉलिसी में बहुत ज्यादा जरूरी, अगर आपके पास है, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो होना चाहिए। इसके बाद आती है आपकी एनुअल रिपोर्ट्स। जो भी एनुअल एक्टिविटी आपकी होती है, साल भर में आपने क्या क्या किया, किस तरीके से किया, कब किया, कैसे किया, फोटोज कहाँ हैं, कैसी हैं, इसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट बनती है। वार्षिक प्रतिवेदन जिसको कहा जाता है, वो रिपोर्ट आपको, एनुअल रिपोर्ट्स लास्ट 3 इयर्स की स्पेसिफिकली, अगर वो आप अप्लाई कर रहे हैं तो, और वो मांग रहे हैं तो उन्होंने कहा 3 साल की रिपोर्ट दो, 3 साल की रिपोर्ट दो। यदि बोलते नहीं 1 ही साल की रिपोर्ट दो, तो 1 ही साल की रिपोर्ट दो। बट उन्होंने जितना मांगा सिर्फ उतना देना है। तो पर आपकी गवर्नेंस फाइल में लास्ट 3 ईयर की रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों डिसाइड करता है। जैसे आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट दिखती है ना, सबको समझ में आ जाता है आपने एक्चुअल काम किया है या हवा में काम है। और आपकी रिपोर्ट जो है वो आपका, आपकी संस्था का आईना होती है। उसको बिल्कुल दोनों को समझ में आ जाता है कि आपने ग्राउंड लेवल पे क्या और कितना काम किया, और वो आपकी रिपोर्ट के लेवल पे आपको, बेस पे आपको फंडिंग देता है। इसके अलावा एक और होता है, जो स्टाफ रिकॉर्ड्स वगैरह होता है, आपकी हायरार्की होती है, ये भी आपकी गवर्नेंस फाइल में होनी चाहिए। जैसे सपोज डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, इसके अलावा फील्ड टीम है, ऐसे सबका लेवल होता है। आप देखते ही होंगे, आपने देखा ही होगा, उस लेवल पे काम किया जाता है, सबसे ऊपर, उसके नीचे कौन किसको रिपोर्ट करता है, सारी चीजें, अगर कोई वॉलेंटियर्स हैं तो ये सारे हायरार्की में आते हैं। तो वो आपके पास ग्राफ प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए आपकी गवर्नेंस फाइल के लिए। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो आप एक शीट लगा सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो, इस व्यक्ति इस लेवल का, इस काम के लिए हमने जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ ये लोग काम करते हैं, इतने समय से काम कर रहे हैं। अगर वो सैलरी का पूछते हैं तो सैलरी बताइए, नहीं पूछते तो ना बताइए। उनके इसके अलावा उनका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, उनकी पर्सनल डिटेल्स, जिसमें एचआर फाइल के तहत होता है, इसकी एचआर फाइल भी बनती है अलग से। तो इसको एचआर फाइल कह सकते हैं हम, कि हमारे फाइल रिकॉर्ड्स जो हैं वो एचआर फाइल के तहत होते हैं। सारे जितने भी एक्टिव एम्प्लॉई हैं वो उसके अंतर्गत होते हैं। और पास्ट एम्प्लॉय के आप जैसे निकलते जाए, उनकी फाइल उठा के पास्ट फाइल में रखते जाइए। तो अगर कोई पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखना चाहे तो आप बता सकते हो कि भाई पिछले साल ये व्यक्ति काम करता था, लेकिन ये अभी हमारे साथ काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये पास्ट वाली फाइल में है। अभी जो है वो करंट पर्सन हमारे ये सारे हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है, एक्टिविटी फोटोज है, कोई भी कोई अदर डॉक्यूमेंट है, किसी के साथ एमओयू साइन हुआ है, कुछ भी अगर आपके पास है रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई लेटर मिला हुआ है कहीं एक्टिविटी करने के लिए, कुछ भी है, तो वो आपकी गवर्नेंस फाइल में होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये वो प्रूफ होते हैं जो बताते हैं कि ये जो संस्था है वो वास्तव में काम कर रही है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, स्टैट्यूटरी फाइल जिसके अंदर सारे कानूनी दस्तावेज होते हैं, मैं बताना भूल गई थी, उसके अंदर एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन भी रखा जाता है स्टैट्यूटरी फाइल में। गवर्नेंस फाइल में जितना भी संचालन से संबंधित चीजें होती वो रखी जाती हैं, जो कानूनी और सिस्टम की पारदर्शिता को दर्शाती है। तो ये था आज का वीडियो, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। क्या ये आपके लिए यूजफुल था? अगर था तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि मैं अगला विषय कौन सा लूं और किस विषय पे आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि जिस तरीके से मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा मुझे कॉल्स आते हैं, फोन्स करते हैं, वो लोग मैसेजेस करते हैं कि मैडम आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब इस तरह के कमेंट्स देते हैं। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ टॉपिक चाहिए हो तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। और फिर
अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे संगीता पाठक को इजाजत दीजिए। बात करते हैं अगले वीडियो में, और एक नया विषय मुझे मिला है, उस विषय पे मैं आपके लिए वीडियो बनाकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।